Closed doors, I'm a fool for your love. अच्छा जी गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। सो इसमें कोशिश करेंगे ये ओआरई स्पेसिफिक ओआरई सेंट्रिक हो, सिर्फ ओआरई का बताया जाए कि यार अगर किसी ने सिर्फ ओआरई के आइडियाज़ को परस्यू करना है तो वो क्या करे, किस तरीके से है। तो मास बताएं, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएट हूँ, मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हो गई है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि मुझे किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत है या मैं खुद से करूँ, क्योंकि कंसल्टेंसी में ये भी मैंने देखा है काफ़ी बच्चे यहाँ आए हैं यार जिनको सही गाइडेंस नहीं है। तो क्या पाथवे है, क्या खुद से आया जा सकता है, खुद से करें? आप एक बताएं उस एक रॉ तरीके से कि एक जो स्टूडेंट है जिसको कोई क्लू नहीं है अपार्ट फ्रॉम हिज डिग्री और उसकी डेंटिस्ट्री के अलावा, तो वो कैसे करके ओआरई के लिए अप्लाई करे, उसकी एप्लीकेशन मेक श्योर हो कि वो रिजेक्ट ना हो, सिलेक्ट हो, तो क्या होता है फिर यहाँ आके, ये आप एक ओवरव्यू दें। Regarding the ORE, I don't think it's a difficult process. क्योंकि हर चीज़ जो आप पहली दफ़ा कर रहे होते हैं आपको मुश्किल लगती है, एंड इन दी एंड जब उस फेज के अंदर आप एंटर हो जाते हैं तो वो खुद चीज़ें होती जाती हैं। सेम इज फॉर द ORE। ORE के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, सो इसको ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना आप लोगों ने। जैसे आपकी हाउस जॉब कंप्लीट हो जाए, नॉट इवन हाउस जॉब, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए 4 इयर्स का जो BDS है, आप जितना जल्दी हो सके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लें, ठीक है, and then start the process. Download the application and make your passport, complete your attestation of the degree, transcript from your university. Okay. Fill out the forms, fill out the English proficiency form, so you can skip that IELTS section. अच्छा, सब चीज़ें आपकी पूरी हो जाए, आप IELTS वगैरह कभी आपको सब वो टेंशन खत्म हो जाएगी। देन आप ORE की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आप उसको जितना जल्दी हो सके सबमिट करवा लीजिएगा। ओके। तो इवन सो कुछ लोग तो इतने लकी होते हैं कि उनको ORE के दौरान ही पार्ट 1 का चांस मिल जाता है। ORE के दौरान, सॉरी, हाउस जॉब के दौरान ही पार्ट 1 निकाल लेते हैं अपना। वेरी नाइस। तो दैट्स द वेरी ट्रिकी पार्ट कि आप मतलब जल्दी से जल्दी करके हाउस जॉब के दौरान आधे पार्ट से साइड पे हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप जब हाउस जॉब खत्म हो जाए आपका, अगर आप ORE के दौरान, हाउस जॉब के दौरान ORE क्लियर नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं, उसके बाद जब कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये कि सॉरी कट करूँ, रीट्राइज ले सकते हैं? मैं अप्लाई करता हूँ और मेरा पार्ट 1 कोई भी पार्ट 1 या पार्ट 2 दे रहा हूँ, मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो मैं अगले सेशन में दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, कुछ सर्टेन अटेम्प्ट्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5-6 के 4 अटेम्प्ट्स हैं, वो आप दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें आपको चांस होता है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एग्जाम कि आप अगर आप 3 महीने अच्छे तरीके से पढ़ लें, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्लियर, इट्स वेरी इजी एग्जाम। उसके बाद आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाता है, देन द मेन जर्नी स्टार्ट्स। जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो पार्ट 2 ही होता है। पार्ट 2 में ये होता है, इट्स ट्रिकी इन अ सेंस, एक तो आपके मनी वाइज बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि एक तो मेरा क्वेश्चन है कि ORE के लिए पाकिस्तान से ऑनलाइन हो जाता है या आना पड़ता है, कैसे होता है ये? ORE के लिए ये है कि आपको पाकिस्तान से लंदन में आना पड़ता है। अच्छा, वेरी नाइस। आपको किंग्स कॉलेज लंदन में आपको आना पड़ता है, वहाँ पे आपका एग्जाम होता है। ओके। 2 डेज एग्जाम होते हैं, 3-3 घंटे का एग्जाम होता है एक दिन का। अच्छा। तो ORE पार्ट 1 के 2 स्टेप्स होते हैं, पेपर A होता है, पेपर B होता है। ऑन द फर्स्ट डे यू आर जज्ड ऑन द बेसिक साइंसेज। ठीक है। जब पेपर A कहलाता है वो 3 घंटे का होता है। ऑन द सेकंड डे यू आर जज्ड ऑन पेपर B, जिसमें सारा क्लिनिकल सिनेरियोस और इन चीजों पे आपको देखा जाता है। थ्योरेटिकल होता है ज्यादातर फोकस इसका? पेपर A इज ORE पार्ट 1 इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अच्छा, नाइस। देन यू गो फॉर ORE पार्ट 2। ORE पार्ट 2 में सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते बल्कि उसकी तैयारी भी होती है। अच्छा। नंबर 1 इज आपको अकेडमीज लेनी है। अकेडमीज, डिफरेंट टाइप ऑफ अकेडमीज, जो एग्जाम के 4 कंपोनेंट होते हैं, हर एक अकेडमी का हर कंपोनेंट में अपना अपना नाम है। कुछ अकेडमीज हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जाम कंपोनेंट में ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ अकेडमीज है कुछ दूसरे कंपोनेंट में अच्छी हैं। तो लोग 3 और 4 डिफरेंट कोर्सेज लेके उस स्किल को मास्टर करते हैं, ठीक है, एंड देन दे गो फॉर द एग्जाम। सो एक तो हेक्टिक, जो सबसे बड़ी हेक्टिक जॉब होती है वो अकेडमीज ढूंढना भी होता है, ठीक है, सही अकेडमी, और उस अकेडमी से कोर्सेज टाइम पे अटेंड करने होते हैं। सेकंड चीज होती है कि आपकी एग्जाम पे फीस बहुत ज्यादा लगती है। इट्स अ 4,250 पाउंड फीस। पार्ट 2 की या पार्ट 1? सिर्फ पार्ट 2 की। जस्ट एग्जाम फीस, इट्स अ वन टाइम, अगर आपने क्लियर कर लिया आपको रीपे नहीं करना पड़ता, इसके अंदर ही। अच्छा, अगर जो अकेडमीज आप कह रहे हैं वो ऑन टॉप ऑफ इट है, वो एक्स्ट्रा? अकेडमीज ऑन टॉप ऑफ इट, एंड वन मोर हिडन एक्सपेंस, योर इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल।
तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप पार्ट 2 के लिए आ रहे हैं तो आपको हैवी बजट ध्यान में रखना होता है। ठीक है। अच्छा, ओआरई को अगर मैं कलेक्टिवली आपसे पूछूं, पार्ट 1 पार्ट 2 इंस्ट्रूमेंटेशन एकेडमीज कोई रेलेवेंट ऑब्वियसली कोई कोर्सेज भी होंगे, कोई चीजें, तो एक मिला के कलेक्टिव ओआरई का क्या लमसम बजट होता है? पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 1 पार्ट 2 का कलेक्टिव, पार्ट 1 का क्या होता है, पार्ट 2 का क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल टिकट फेयर्स, including exam fees, academies and instruments and courses, you should look for 10 to 12,000 pounds. ठीक है। Only in one attempt if you clear in the first go. Okay. So 12,000 is the amount that. और ओआरई पार्ट 1 के लिए कितनी है? अपार्ट फ्रॉम टिकट के अलावा सिर्फ कोर्स अगर हम करें तो? I'm not sure about the prices right now, but the सबसे अच्छी चीज जो प्राइस चेक करने का है, अप टू डेट रहने का, कि आप जीडीसी की वेबसाइट पे जाएं और वहां से करें। ठीक है। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो हमारी फीस 800 पाउंड्स थी। ठीक है। नाउ फीस रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, 450 इस तरह के अराउंड पार्ट 1 की फीस है। अच्छा, कुछ तो कम हुआ है पाकिस्तानी। हाँ, तो ये अच्छी गुड न्यूज है कि पार्ट 1 की फीस कम हो गई है। लेकिन इन दी एंड उन्होंने ये किया है कि पार्ट 2 की फीस उन्होंने बढ़ा दी है। अच्छा, वहां से कम पूरा कर एग्जैक्टली, एंड थोड़ा बहुत भी नहीं किया, अच्छा खासा किया है। फ्रॉम 2000 टू डबल दैट प्राइस, 4250। स्मार्ट। एंड दैट्स एलिजिबल फ्रॉम योर नेक्स्ट एग्जाम। अच्छा, अभी तक जो एग्जाम दे चुके हैं लोग, वो पुरानी कॉस्ट में दिए हैं उन्होंने। अभी के बाद जो लोग एग्जाम देंगे वो न्यू प्राइस में जाके देंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, जो ये वीजा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ के टेस्ट है उसके लिए वीजा है, जो यहाँ की जीडीसी है कोई लेटर इशू करती है, जो स्टूडेंट्स एम्बेसी या जो हमारी वहाँ पे जेरीज होती है वहाँ जाके दिखा के अपने डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करते हैं कि यार हम इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पर्पस वीजा का पर्पस होता है, उसमें कोई हेल्प होती है? एग्जैक्टली, जब आपको एग्जाम करीब आता है, जीडीसी आपको ईमेल, आप जीडीसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं वीजा के लिए एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, आप मुझे कोई ऐसा लेटर इशू करें कि अगर मुझसे कोई वीजा कंपनी वाले मुझसे मांगे तो मैं उनको वो उसको प्रोवाइड कर सकूं कि मुझे इस काम के लिए वीजा चाहिए। तो विजिट वीजा ये बेसिकली आपको लगाना होता है। अच्छा, विजिट वीजा पे आना होता है। अच्छा, पार्ट 1 के लिए भी आना होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच में कितना गैप होता है कि एक ही वीजा में 2 टेस्ट हो सकते हैं? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको अलग से करना पड़ता है। ओके, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन रिक्वायर होती है, काफी हेक्टिक एग्जाम होता है, तो उसमें नहीं हो पाता। अच्छा, आपको एक वीजा लेना होता है, उसमें पार्ट 1 निकालना होता है। ठीक है। एक और जो अच्छी चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ओआरई पार्ट 1 के लिए आ रहे हैं तो पाकिस्तान से इन एकेडमी से आप ओआरई पार्ट 2 के कोर्सेज बुक करवा लें। अच्छा, पहले से करवा के? हाँ, एग्जाम के करीब डेट्स में, ताकि आप एग्जाम से फ्री होके यहाँ पे एकेडमी में कोर्सेज ले लें। वेरी नाइस। उसमें ही फायदा ये होगा, तो आपको जब पार्ट 2 के लिए आएंगे आपके पास एनफ टाइम, आपको दोबारा कोर्सेज नहीं लेने। अगर आप एग्जैक्टली, तो मतलब आपको स्पेशली दोबारा कोर्सेज के लिए नहीं आना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ एग्जाम के लिए आएंगे। सिर्फ आप एग्जाम के लिए आए। दैट्स वेरी स्मार्ट। और आपकी दो राउंड टिकट्स आपके सेव हो जाएंगे इसमें। ठीक है। अच्छा मास, इसमें जो है ना, एक मुझे बताएं कि ये सारी चीजें होंगी, एक तो मुझे ये बताएं कोई एकेडमी पार्ट 1 के लिए पार्ट 2 के लिए कौन सी एकेडमी जो आप रिकमेंड करेंगे, विच यू थिंक लाइक गुड? ठीक है, अगर वो ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं कि पाकिस्तान से किसी ने पहले से पढ़ना है तो वो कौन सी है ऑनलाइन उनकी है, या फिजिकली आना होता है? पार्ट 1 ऑनलाइन हो सकता है, या पार्ट 2 कोई है, या फिजिकली किसके लिए आना है, ये बता दें ताकि लोगों का माइंडसेट उस तरीके से क्लियर हो सके। डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमीज अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ एकेडमीज में ऐसे हैं कि ओआरई के जो एग्जामिनर्स पास रह चुके हैं वो करवाते हैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग देते हैं आपको, उसमें डॉक्टर मतीन आते हैं। नाइस। और सेकंड एक और अच्छी एकेडमी है डॉक्टर डेविस की। ओके, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 के लिए बता रहे हैं, पार्ट 2 के लिए। अच्छा, पार्ट 2 के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें डॉक्टर नसीमा, if you want to go for mannequin, most people go for there as well. अच्छा, मैनिक्विन के लिए मॉड्यूल है मैनिक्विन वाली? या बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, स्किल्ड ऑस्कीज होती हैं, और एक कंपोनेंट डेंटल ट्रीटमेंट प्लानिंग का होता है, और एक होता है मैनिक्विन का। ठीक है। तो मैनिक्विन के लिए तो डॉक्टर नसीमा, डॉक्टर डेविस, रिसेंटली मैंने एक कोर्स अटेंड किया है फिनिक्स एकेडमी का। फिनिक्स, ओके। दे वर वेरी गुड एज वेल। डॉक्टर मतीन के जैसे मैंने आपको बताया, वो पास एग्जामिनर भी हैं। वो पास एग्जामिनर भी, आई एम नॉट श्योर बट आई हर्ड कि वो पास एग्जामिनर भी हैं। ठीक है। तो ये 4 एकेडमीज तो जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे लोग अटेंड करते हैं मैनिक्विन के लिए। ठीक है। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज स्किल्ड ऑस्की। स्किल्ड ऑस्की भी आप आके
उसी मैनिकिन के साथ अटेंड कर लें, फिजिकली करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फिजिकल स्किल्स होती हैं जो आपको एग्जाम में शो करनी होती हैं, तो इन्हीं एकेडमीज में से किसी से आप कर लें वो। ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग के थ्योरी कंपोनेंट रह गया, जिसमें डीटीपी आ जाती है, आपके ऑस्कीज आ जाती हैं, एक्टर ऑस्कीज आ जाती हैं, जिसमें आपके सामने पेशेंट बैठा होता है और आपने उनसे क्वेश्चनिंग करनी होती है, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं पेशेंट्स। इसमें आपने रियल एग्जाम सिनेरियो में, जैसे आपके पास पेशेंट बैठा होता है क्लिनिक में, आपने उसको एग्जैक्टली उस तरीके से आपका एग्जाम हो रहा होता है। तो उस कंपोनेंट के लिए 20 बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं डॉक्टर रबिया का कोर्स लिया था अभी, बहुत अच्छा कोर्स था उनका, काफी इंटरेक्टिव कोर्स था। उसके अलावा बाकी जो सारी एकेडमीज मैंने मेंशन की, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, यानी कि इसको समराइज करें तो बच्चे अगर जो है पार्ट 1 के लिए आप आ रहे हैं तो आप अपनी डेटा ऐसे, क्योंकि पार्ट 1 थियोरेटिकल आप वहीं से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आप जब आए 6 महीने का विजिट वीजा होता है, उसकी जो लेंथ टेन्योर है, तो जब आप आए आप टेस्ट दें, उसके बाद एक्स्ट्रा अपने साथ 2-3 महीने का टाइम बाय करें, ताकि आप जब आए हुए हैं तो आप ORE2 के कोर्सेज फिजिकली जो अटेंड करने वो जरूर करके जाएं, ताकि फॉर द नेक्स्ट टाइम आप जाके उसी को मजीद अपनी स्किल्स को फर्निश कर सकें। प्लस आई गेस इट्स वेरी हेल्पफुल, ये बड़ी स्मार्ट चीज़ आपने बताई कि यहाँ हम आते हैं, हम आके अपने कोर्सेज कर लें, तो जो न्यू एक्स्ट्रा लर्निंग्स है हमारे पास वो हमने सीख ली और हम वो जाके रेप्लिकेट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। पेशेंट्स के ऊपर आप वो करें फिर ट्रेनिंग, वो कैविटीज आप, अगर आपने कोई कैविटी बनाना सीख ली क्लास 1 क्लास 2, तो जाके पेशेंट के ऊपर करें, आप एक नेचुरल के ऊपर करें। वो एक बड़ी मजे की चीज आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है ना, हम लोग जब पेशेंट करते हैं डेंटिस्ट, तो जो डेंटिस्ट है वो रिलेट कर पाएंगे, मे बी मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मास्क करेक्ट करेंगे, कि हम लोग डायरेक्टली, मैंने देखा, मैंने फिलिंग वगैरह करवाई थी, तो जो डॉक्टर है वो बेचारा वो बिल्कुल मुंह के अंदर ही घुसा होता है। यहाँ पे ये कि प्रैक्टिस इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ मिरर। और अच्छे हॉस्पिटल में पाकिस्तान में भी ये होता है, बट हर जगह नहीं है। आई गॉट अ चांस टू गो टू निश्तर, वहां पे ये नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई नो फॉर श्योर कि एक मिरर है, आपने उस मिरर के थ्रू करना है, तो ये प्रैक्टिस आप रेप्लिकेट कर सकते हैं एग्जैक्टली अपने और टेस्ट। सबसे चैलेंजिंग चीज जो, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको मैनिकिन्स पे इतनी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, आपको डायरेक्टली पेशेंट पे मतलब प्रैक्टिस शुरू करवा दी जाती है। तो सबसे पहली चीज होती है मैनिकिन में जो आपकी जो डेंटल मिरर होता है उसकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डेंटल मिरर में इनडायरेक्टली देख के काम कर पा रहे हैं, नॉट जस्ट लाइक अच्छा इम्पैक्ट जाता है पेशेंट के ऊपर भी, जरा प्रोफेशनल लगते हैं ज़्यादा। दूसरी चीज होती है कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल, आपकी बैकबोन, आपका पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट, पोस्चर आपको ठीक हो जाता है, आपको अर्ली लाइफ में बैक प्रॉब्लम्स नहीं आती, वेरी गुड, लॉन्ग टाइम तक आप स्टेबल रहते हैं। बड़ी यहाँ पे चीजें यार, मैं बीइंग अ नॉन मेडिकल पर्सन, यार ये चीज वो है जो शायद हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर अपनी करियर में सोचते नहीं है जवानी में, कि यार ये भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आप अगर पेशेंट कर रहे हैं तो आप एक सर्टेन उसमें बेंड है, तो आपकी बैकबोन के ऊपर क्या, उसका आपके बैक मसल्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं इन द लॉन्ग रन। दैट्स व्हाई दे से डेंटिस्ट की जो वर्किंग लाइफ है वो बड़ी शॉर्ट है, स्पेशली हमारी कंट्रीज में। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी शुरू हो जाती हैं। तो इन टर्म अगर आपका पोस्चर अच्छा है, आप सही तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन, इवन जीडीसी आपको गाइड करती है। जीडीसी ने अपना एक डॉक्यूमेंट दिया और बाटू के लिए, उसको जीडीसी कंसोर्टियम कहते हैं। उसको अगर आप ओपन करके देखें तो आपको मतलब जीडीसी ने आपको हर चीज से गाइडेंस दी हुई है। इवन आपके जो एकेडमीज करवा रही हैं वो जीडीसी को फॉलो करती हैं, लेकिन उन्होंने एक सर्टेन वे में, मतलब उसको हर चीज को पढ़ाना भी होता है सर्टेन वे में, उस वजह से आप नहीं समझ पाते उसको, जरा टेक्निकल चीजें होती हैं। तो उन्होंने 12 साल की एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको शॉर्टकट करके बता दे सारा कुछ कि जीडीसी आपसे ये मांग रही है। इवन उसमें आपकी चेयर पोजीशनिंग, आपकी हेल्थ के बारे में सब कुछ मेंशन होता है कि आपने कैसे फॉलो करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक आप काम कर पाए। अच्छा माज, एक मुझे वैसे क्वेश्चन अभी एकदम ज़हन में है, ये तो पाकिस्तान के हवाले से हो गया, सेम गोज फॉर डेंटिस्ट्री इन इंडिया, बांग्लादेश, जो हमारे प्रोसेस तो सेम ही होगा, प्रोसेस सारों के लिए सारी सेम ही है, जीडीसी के थ्रू, ओआरई के थ्रू आने हैं, तो इट्स सेम फॉर एवरीबॉडी, सेम फॉर एवरीबॉडी। दैट्स वेरी स्मार्ट, सेम फॉर एवरीबॉडी, एनीबॉडी हु इज नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, उनके लिए भी इक्वली यही रूट जो है वो इम्पोर्टेंट। अच्छा माज, ओआरई के इसके सेक्शन को कंक्लूड करते हैं। आप यहाँ पे आ गए हैं, आप एज ए डेंटिस्ट काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी जॉब कर रहे थे, आप मुझे वन लाइनर बताएं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ताकि हम वीडियो कंक्लूड करें कि यार इज इट वर्थ इट। जैसे आपने बताया कि ओआरई के पार्ट 1 पार्ट 2 एकेडमीज, द टिकट्स, प्राइस, एयर फेयर, सब कुछ मिला के 10 से 12 हज़ार पाउंड में रखे कोई बंदा, एक बंदा जो डेंटिस्ट है, जो वहाँ पे पाकिस्तान में डेंटिस्ट इज कंसिडर एज अ वेरी हाई फाई जॉब ना, कि आप हर बच्चा, यानी कि जो गवर्नमेंट पे हो गया, अदरवाइज सेल्फ फाइनेंस पे लोग करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हैं, सो इट्स अ वेरी हाई थिंग, हर बंदे के बस की बात नहीं है। वो करने के बाद भी 10-12 हज़ार पाउंड लगाना, एंड विद कीपिंग इट माइंड कि यार क्लियर नहीं हो सकता, तो एक्स्ट्रा भी हो गया, यानी कि तो क्या ये वर्थ इट है? यानी जो एक सवाल है, मैं बिल्कुल देसी पाकिस्तानी जबान में पूछूंगा कि यार ये पैसे मेरे रिकवर हो जाएंगे? एग्जैक्टली, इन द एंड हर बंदे का मकसद ये होता है कि आया इतना दूर घर छोड़ के, एग्जैक्टली
पैसे कमाने के लिए हर बंदा आया होता है, जो एक तरफ साइड पर रह के बात की जाए वो अलग चीज है, आपने पेशेंट की केयर करनी है वो तो है ही है, वो तो आप उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अब जिंदगी गुजारने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं हर चीज को अफोर्ड करने के लिए। अगर आप यूके की हाईएस्ट पेइंग जॉब की लिस्ट निकालें तो डेंटिस्ट उसमें आपको नजर आएंगे, टॉप 10 में नजर आएंगे आपको। यानी कि पाकिस्तान में जो एक कंटिन्यूस फाइट है कि यार डेंटिस्ट डॉक्टर है या नहीं है, एमबीबीएस है, वो रियल वाली, तो डेंटिस्ट लाइक आर द एक्चुअली मोस्ट ठीक। एक फन फैक्ट आपको बताते चलूं कि यूके में जैसे पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज में आप जाएं तो आपको एमबीबीएस की सीट्स नहीं मिलती, ठीक है, या आपको एमबीबीएस की सीट्स मिल जाती हैं, डेंटिस्ट की सीट्स नहीं मिलती। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, हाइजीनिस्ट, ये इनकी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप ये कहेंगे वर्थ इट है, बहुत ज्यादा वर्थ इट है। अच्छा मुझे आपसे पूछूं कि अगर ओआरई का कोई यहाँ पे कोई डेंटिस्ट है हो जाता है तो द स्टार्टिंग जॉब जो सैलरी ब्रैकेट है वो क्या है, मिनिमम लंप सम अगर आपको आइडिया? स्टार्टिंग जॉब फर्स्ट ईयर में आपका पीएलवी होता है और डीएफटी ट्रेनिंग होती है, डीटी ट्रेनिंग उसे कहते हैं, वो बेसिकली आपको यहाँ की चीजों का पता नहीं होता, तो आपको एक फिक्स सैलरी पे कुछ टाइम 6 मंथ्स या 1 ईयर तक आपको एक फिक्स सैलरी पे काम करना पड़ता है, लेकिन टेंशन ना ले, वो फिक्स सैलरी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ही होती है। अप्रोक्सीमेट मुझे ब्रैकेट दें ताकि मेरे 4000 पर मंथ आपको मिलता है, तकरीबन अराउंड 4000 या कंप्लीट करने के बाद डेंटिस्ट कहाँ किस देन आपकी एक दफा आपकी जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, जिस तरह पाकिस्तान में हाउस जॉब या ट्रेनिंग पीरियड होता है उस तरह का यहाँ पे आपको करना पड़ता है। एक सीनियर डेंटिस्ट के साथ जिसने 10 साल तकरीबन एनएचएस में गुजारे होते हैं उसको सब चीज का पता होता है, तो आपको वो चीजें रेप्लिकेट करके आपको पहुंचा देता है। ठीक है, जब आप वो सब कुछ सीख जाते हैं देन यू आर एनएचएस डेंटिस्ट। यहाँ तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेंटिस्ट्री यहाँ पे होती है, एक एनएचएस डेंटिस्ट होता है, एक प्राइवेट होता है। ठीक है, अंडर द एनएचएस भी आप अच्छा खासा कमा लेते हैं। अगर आपने प्राइवेट डेंटिस्ट्री करनी है फिर तो बल्ले बल्ले आपके। अच्छा, तो जो अच्छे डेंटिस्ट है यहाँ पे कमा 200-250,000 पर ईयर कमाते हैं। तो 250,000 व्हेन यू गो इट्स लाइक 20-25,000 पर मंथ। आप सोच लें इट्स लाइक, यार यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं एज फ्रॉम अ लेमन्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है ना वो 2200-2500 है नॉर्मल सैलरी पर ईयर, पर मंथ 2200 पाउंड्स, फिर एनम में वो बढ़ गई। तो एक आम आपको मैं नॉन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट से बताता हूँ, 3000 पाउंड जो बंदा यहाँ कमाता है इट मीन्स ही इज ऑन अ वेरी हाई पेइंग जॉब। जो 3000 से 5000 की ब्रैकेट में है वो समझिए आपकी जो पाकिस्तान में टॉप 1% होती है ना, जो लाख में कमाते हैं तो $500,000 के आसपास, ये वो लोग हैं। और यहाँ पे हर कोई नहीं है जो 3000 पाउंड क्रॉस कर सकता है मंथली। ये मैं आपको बड़े बावसूख तरीके से बता रहा हूँ। अदर देन द बिजनेसेस, कोई भी जॉब कर रहा है रिटेल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, 3000 पाउंड 3500 पाउंड इज जस्ट 1% जो बना रहे हैं। सो अगर एक डेंटिस्ट जो यहाँ पे स्टार्ट ले रहा है एंड ही स्टार्ट्स फ्रॉम 4000 पाउंड ब्रैकेट, तो समझे यार ही इज ऑलरेडी starting from the top 1%, and after completing that house job, your training period, I think if he falls into that 200k pounds per year bracket, तो समझिए it's crazy money। तो ओआरई को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं माज, क्योंकि माज का यार आज आखिरी दिन है, माज हैज अ फ्लाइट टू कैच, तो माज ने जाना है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको कंक्लूड करते हैं और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड अगर कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, तो प्लीज ड्रॉप डाउन, प्लीज रीच आउट एज यू गाइज डू। हम माज को दोबारा जो है ना ले लेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।